इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ 100 लाइन जा रही थी, इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ 100 लाइन जा रही थी, उन लाइंस में इफेक्ट आ गया और कुछ लाइन इस बॉटल ने एब्जॉर्ब कर ली। मेरी मर्जी नहीं है इसके पास जाने की, इसकी मर्जी पता नहीं क्या है, ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है और मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, मेरी मर्जी नहीं है। तो क्या है इस प्यार को, क्या दे नाम? ग्रेविटेशन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कूलम्ब्स लॉ। अभी तक बच्चों आपने जितने भी लेक्चर स्टडी किए हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, उसका फील दिलाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं चार्ज को स्टडी किया, चार्ज का मैंने आपको फील दिलाया कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, उसका मैंने आपको फील दिलाया कि कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के क्यों होते हैं। अच्छा, तो चार्जेस हमने जाने कि 2 तरह के होते हैं और वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि फोर्स नेचर का ऐसा नोशन है, एक ऐसा इफेक्ट है जो हमको दिखता है। और अगर किसी चीज पर फोर्स लग रहा है यानी कि वो चीज रियल है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, वो चीज रियल है, वर्चुअल नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें हमने पिछले जो इसके लेक्चर है उसमें हमने स्टडी किया। आज हम ये स्टडी करेंगे कि बच्चों 2 चार्जेस अगर हैं तो ये एक दूसरे पर जब फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको इस फोर्स को क्वांटिफाई करना है। हम कहते हैं कि एक चार्ज दूसरी चार्ज में फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगाने का 2 टेक्निक होता है, या तो फोर्स रिपल्सिव होगा या फिर फोर्स अट्रैक्टिव होगा। रिपल्सिव कब होगा तो आपको बताया था कि जब लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कितना अट्रैक्ट कितना रिपेल बताना, कितना अट्रैक्ट कितना रिपेल ये कैसे पता चलेगा। तो फिजिक्स में हम हर एक चीज को क्वांटिफाई और एक फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी अदर पर्सन को बता सके कि अगर ये चार्ज इतनी क्वांटिटी का है तो ये अनदर चार्ज पर जिस पर इतनी क्वांटिटी है तो उस पर कितना फोर्स लगा सकता है। कम लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, पास रखेंगे तो कितना लगाएगा, दूर रखेंगे तो कितना लगाएगा, बहुत दूर रखेंगे तो कितना लगाएगा। भाई साहब, तो आज इस चीज का हम फील करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम्ब ने बताया। तो ऑफकोर्स इस फोर्स का नाम भी क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, नीट जेई और जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम कूलम्ब्स लॉ का पूरा निचोड़ समझेंगे, पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, उसका किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से उसका यूज होता है, सारी चीज समझेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके एप्लीकेशंस कराऊंगा और उन पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब कूलम्ब ने इस फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया और किस तरह से इसका मॉडल तैयार किया, क्योंकि किसी भी चीज का मॉडल तैयार करने के लिए एक रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए, रेफरेंस। अच्छा, तो पहले साहब हमको एक चीज पता थी, क्या पता थी भाई साहब, कि हम मास के बारे में जानते थे कि ये एक मास है m1, ये दूसरा मास है साहब m2। मास किसके पास होता है, मास मैटर के पास होता है। चार्ज किसके पास होता है, वो भी मैटर के पास होता है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज है, मास भी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। मास पर फोर्स लगाता है अपनी एक प्रॉपर्टी मास के कारण, चार्ज पर फोर्स लगाता है किसके कारण, क्योंकि वो भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर मैटर की दोनों ही प्रॉपर्टी है, चार्ज भी है मास भी है, तो दोनों अगर फोर्स लगाते हैं तो दोनों के फोर्स में क्या डिफरेंट है। तो इस चीज को सोचने के लिए कूलम्ब ने ये देखा कि एक मास m1 है, एक मास m2 है। ग्रेविटेशन में न्यूटन का लॉ पढ़ा, क्या देखा उन्होंने कि ये दोनों मास एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं साहब, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ये इसको अपनी तरफ खींचता है तो साहब ये अपनी तरफ खींचता है। कितना फोर्स लगता है, तो न्यूटन साहब ने हमको क्या बताया कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना भाई साहब, वो इन बॉडीज के या इन पॉइंट मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज उन्होंने बताई और इससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि मास जितने भारी होंगे भाई साहब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। ये एक स्टेटमेंट न्यूटन साहब ने सोचा और इस चीज को कूलम्ब्स लॉ ने नोटिस किया। अच्छा, ऐसा होता है।
ठीक है। फिर दूसरी चीज जहां पर ये सोची गई कि ये जो मास है इनको अगर हम पास रख दें, दूर रख दें, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो सकता है या कितने टाइम डिक्रीज हो सकता है। तो इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगा, फिर भी हमने एक रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट क्या था कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब साहब ने कहा अच्छा ये भी चीज होती है, ठीक है भाई साहब, ठीक। तो ये दो रिजल्ट उन्होंने बनाए, इनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके हमको मिल गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, तो तीसरे स्टेप में ये कंबाइन हो जाता है। दो स्टेप में हमने इनके बारे में सोचा, इनके कैरेक्टर के बारे में सोचा कि ये इफेक्ट कैसे डालता है। फिर दो के बाद किसी अदर चीज पे ये इफेक्ट नहीं कर रहा है तो चलो इसको कंबाइन करते, तो कंबाइन कर लिया साहब। कंबाइन करने के बाद एक कांस्टेंट बताया गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये g क्या है, g एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि इन दो मासेस के बीच के मीडियम से इफेक्टेड नहीं होता। साहब, तो ये सब चीजें न्यूटन साहब ने हमको बताई। अब इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया कूलम्ब ने और इसी चीज को कॉपी करके अपने लॉ में अटैच कर दिया। अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो हम समझेंगे। देखो इतनी बात समझ में आई आपको कि मतलब जो कूलम्ब लॉ बना है तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो किस चीज को देखकर बना है। ठीक, आइए और आपको समझाते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं बच्चों। देखो अब कूलम्ब साहब ने देखा भाई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दो मासेस के बीच की एक प्रॉपर्टी है भाई साहब। दो मास एक दूसरे को अगर लगाएंगे फोर्स तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, कभी फोर्स ऑफ रिपल्सन तो नहीं लगाएंगे। लेकिन चार्जेस के साथ क्या ऐसा होता है? चार्जेस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, दोनों तरह के फोर्स लगा सकता है। इसलिए चार्ज कितने तरह के होंगे? दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, तो मतलब दो तरह से फोर्स लग सकता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये दो चार्जेस लिए। अब ये वाला जो लॉ है या फिजिक्स में ज्यादातर हम जितने भी लॉ बनाते हैं वो पॉइंट के लिए बनाते हैं। तो कूलम्ब लॉ किसके लिए वैलिड है आपका? पॉइंट चार्जेस के लिए, बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। हाँ, उसमें लगाने का तरीका हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि कूलम्ब लॉ किसके लिए वैलिड है। तो याद रखिए पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग सकता है? तो डिपेंड करेगा कि चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल कर देंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीन सिचुएशन बन सकती है यहां पर, दो नेगेटिव चार्जेस के कारण या फिर दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण, और नंबर 3 पॉजिटिव और नेगेटिव कारण। बट नेगेटिव पॉजिटिव सेम थिंग, एक ही डायरेक्शन होगा, अपोजिट। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में फोर्स तो लग रहा है, चाहे भले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे भले वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये बात तो तय है। तो उसको एक नाम दे दिया F। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। बट कितना? तो उन्होंने कॉपी किया कि ये जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन है, भले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस। तो ये जो फोर्स होगा वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। अच्छा, अगर इन चार्जेस की वैल्यू को आप इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो भी किसके प्रोपोर्शनेट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में। ठीक है, चार्जेस के रेशियो में। अच्छा, दूसरी चीज क्या कॉपी की कि ये फोर्स जो होता है उनके बीच की डिस्टेंस अगर सपोज r है तो ये r के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप फोर्स को 2 टाइम, अगर दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स आप इंक्रीज करते हैं तो फोर्स 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप जहां पर जब 2 रखोगे तो 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये चक्कर है। ठीक है, अब इनको इन्होंने कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर हमको क्या मिलेगा, Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कंबाइन कर दिया। अब इसके आगे की कहानी सुनो। अब ये जो प्रोपोर्शनेट का जो साइन आया है इसको हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ग्रेविटेशन में भी हमने लगाया, यहां पर भी हमको लगाना। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जब यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको जो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा उसकी क्या वैल्यू होगी? क्या उसकी वैल्यू वही होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की थी? क्या कुछ डिफरेंट होगी?
तो इस चीज के पीछे बहुत जबरदस्त लॉजिक है, इतना जबरदस्त फील दिलाऊंगा, पूरा देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान सुनना बच्चों। तो इसका जो प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है, तो अभी फिलहाल मान ले कि वो जो कांस्टेंट आता है वो कूलम कांस्टेंट है, उसको मैंने नाम दे दिया C डैश। अच्छा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये कूलम फोर्स हो गया। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला कितना, यानी कि अभी आपको बता रहा था कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे पर रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मेजरमेंट हम किससे करेंगे, उसकी वैल्यू किससे निकालेंगे, तो आंसर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, F इक्वल टू कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज होती है, बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इधर आओ, अब इसी चीज को हमने मेंशन कर लिया, अगर बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जा सकता है राइट द कूलम फ्लो, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन acting between two point charges is proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये एक लाइन का स्टेटमेंट कहां से आया साहब, यहां से आया, इनको देखकर लिख दिया। तो बोर्ड के एग्जाम में लिखना होता तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात। उसके बाद हम ये डायग्राम बना के इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं जो आपके लिए काफी खास है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो वाला जो आपने अभी फॉर्मूला देखा, मॉडल देखा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसमें जी की जो वैल्यू थी वो किसी दो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास है, उनके बीच के मीडियम से इफेक्टेड नहीं होती थी। लेकिन हमने क्या देखा कि जहां पर दो चार्जेस के बीच में अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, अगर दो चार्ज स्पेस में है और उनको उठाकर हम कहां ले जाए, वाटर में ले जाए, लिक्विड में ले जाए या कहीं पर रख दें, उनके बीच में एक मीडियम सर्टन कर दें, मीडियम इंसर्ट करा दें, एक सर्टन मीडियम इंसर्ट करा दें, तो उनके चार्जेस की वैल्यू पर उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर क्या पड़ रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था। अब इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक वैल्यू सोची गई, उसी को हम क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट। अब वो वैल्यू किस तरह से डिफाइन हुई है वही मैं आपको बताता हूं। तो देखिए उसके लिए एक शब्द आपको स्टडी करना है यहां पर, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम समझते हैं परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का फील लेने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कूलम कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन किया गया। आपने देखा होगा फिजिक्स में जगह जगह कांस्टेंट आते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्यों कांस्टेंट लगा दिए, बट आज आपको फील आएगा कि कांस्टेंट लगाने की वजह क्या होती है। देख परमिटिविटी क्या है पहले सुन ले। देख परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम, ध्यान से नोट करना। परमिटिविटी क्या है भाई, परमिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, सब मीडियम की, मीडियम कैरेक्टरिस्टिक है बिटवीन टू चार्जेस इफेक्ट चार्जेस विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। यानी कि परमिटिविटी एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है जो उन मीडियम में अगर जो चार्ज आपने रखे हैं उनके बीच जो भी फोर्स लगेगा उस पर इफेक्ट डाल सकती है। अच्छा, तो ये होती है परमिटिविटी, ठीक। इधर देख ये दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, ये दो चार्जेस साहब, ठीक। एक का नाम Q1 है साहब, एक का नाम Q2 है साहब। अब तुम आगे जाके सीखोगे कुछ टाइम बाद एक चीज के बारे में कि चार्ज अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो कर सकता है। उसमें से एक कैरेक्टर का मैं एक नाम आपको बता देता हूं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं पर भी चार्ज है तो उससे वो शब्द हमेशा अटैच होगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है आप सीखोगे, घबराओ मत, अभी आप सुन लो यार, कोई नाम होगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो। तो इस तरह से इस चार्जेस से बहुत सारी लाइंस निकल रही है, लाइक दिस, ऐसे इस तरह से बहुत सारी लाइन निकल रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइन निकल रही है। सपोज यहां से 100 लाइन निकल रही है और अभी इन दोनों चार्जेस को अभी हमने कहां पर रखा है, एयर में रखा है, या फिर हमने कहां रखा है, वैक्यूम में रखा है, एयर और वैक्यूम में रखा है। तो हमने क्या देखा कि इस चार्ज से जो 100 लाइन निकल रही थी वो 100 यहां पहुंच रही थी
तो 100 के कारण इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, 100 के कारण कुछ फोर्स लग रहा होगा एयर या फिर वैक्यूम में। तो सबसे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं फिजिक्स के वो हम कहां करते हैं, एयर में तो करते हैं या फिर वैक्यूम में करते हैं, ठीक है। वहां पर हमको एक सफिशिएंट वैल्यू मिलती है, तो इनके बीच में फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है साहब, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक, अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को उठाया और इनके बीच में एक मीडियम इंसर्ट करा दिया। क्या करा दिया, मीडियम इंसर्ट करा दिया। अब इन दोनों को उठाकर हमने काय में रख दिया, वाटर में रख दिया। काय में रख दिया बच्चों, वाटर में। अब जैसे ही हमने बच्चों इसको वाटर में रखा तो हमने देखा इन दो चार्जेस के कारण जो 100 लाइन इसके पास जा रही थी, इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ 100 लाइन जा रही थी, इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ 100 लाइन जा रही थी, उन लाइंस में इफेक्ट आ गया और कुछ लाइन इस वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली। भाई साहब, वाटर के आने से कुछ लाइन इसमें एब्जॉर्ब कर ली। सपोज 80 लाइन एब्जॉर्ब हो गई। कितनी लाइन एब्जॉर्ब हो गई, 80। तो सर निकाली कितनी थी, 100। इमीट कितनी कर रहा था, 100 जा रही थी, फोर्स लगा रही थी, कहां, इन एयर और वैक्यूम। लेकिन जैसे ही वाटर में हमने रखा, वाटर के आने की वजह से जो लाइन जा रही थी वो कुछ लाइन एब्जॉर्ब हो गई। किसके कारण, वाटर के कारण। कितनी, 80। कितनी गई, 20। तो अब तुम खुद बताओ कि 100 लाइन के कारण इस पर जो फोर्स लगा था वो मैक्सिमम था इन एयर और वैक्यूम। हाँ जी, बात तो सही है। लेकिन जैसे ही हमने वाटर को डाला 80 लाइन एब्जॉर्ब हो गई, उससे क्या हुआ, इनके बीच लगने वाला फोर्स जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगा। जितनी लाइन जा रही थी उतनी नहीं जा पा रही, तो डिक्रीज हो गया। तो इनके बीच में मीडियम आने से फोर्स डिक्रीज हो गया। कितने टाइम, पता कितने टाइम, तो आंसर है जितनी टाइम पे डिक्रीज हुआ वो कौन डिसाइड करेगा, इस मीडियम का कैरेक्टर डिसाइड करेगा। इस मीडियम का कैरेक्टर डिसाइड करेगा। उसी मीडियम के कैरेक्टर का नाम बता क्या रखा मैंने, परमिटिविटी। तो हम कहेंगे कि वाटर परमिटिविटी कितनी, 80। क्योंकि दो चार्जेस को आप स्पेस और वैक्यूम में रखकर आप जब एक्सपेरिमेंट करके फोर्स निकालते हो और उन्हीं चार्जेस को उठाकर आप वाटर में डिप करा देते हो तो क्या होता है, आंसर वो फोर्स में कमी ले आता है, फोर्स को डिक्रीज कर देता है। जितने टाइम में डिक्रीज करेगा वही उस मीडियम की क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। तो यहां से भाई साहब एक कंसेप्ट निकल रहा है कि फोर्स का परमिटिविटी से कैसा रिलेशन है। अगर आपको फोर्स बढ़ाना है तो परमिटिविटी क्या करनी पड़ेगी, मीडियम की कम। और देख सपोज मेरे पास कोई दूसरी बॉडी है, ये दो चार्जेस अभी मैंने स्पेस में रखे, अब उनके बीच में ये मीडियम मैंने इंसर्ट करा दिया, तो मैंने देखा कि फोर्स आपका 60 टाइम डिक्रीज हो गया। एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में फोर्स 60 टाइम डिक्रीज हो गया इसके आने की वजह से। ये नहीं था तब, था मैक्सिमम था, लेकिन जैसे ही ये आ गया 60 टाइम डिक्रीज हो गया। तो हम कहेंगे कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी, 60। क्योंकि जब 100 लाइन जा रही थी उसमें 60 तो इसने रख ली, 60 इसने रख ली, 40 जा रही है तो 40 कारण फोर्स लग रहा है, लेकिन किसके कारण, कितने के कारण नहीं लग पा रहा है, जितने के कारण भी नहीं लग पा रहा है वो इसकी क्या कहलाएगी, परमिटिविटी। तो कुल मिला के परमिटिविटी मीडियम की है, और मीडियम बदला तो उसके अकॉर्डिंग परमिटिविटी बदल जाती है। जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा वो फोर्स उतना टाइम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम वो उतने टाइम उस फोर्स को कर देगा, मतलब वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो फोर्स का परमिटिविटी के साथ कैसा रिलेशन बता, तो आंसर है फोर्स का परमिटिविटी के साथ। अच्छा, इसको एक सिंबल देते हैं, परमिटिविटी को हम बोला करेंगे एप्सिलॉन। क्या बोला करेंगे, एप्सिलॉन। तो हमने इसको एक सिंबल दे दिया, इसका नाम रख दिया हमने एप्सिलॉन। यहां लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एक सिंबल का नाम है, एक सिंबल है यार, जैसे तुम्हारा नाम है वैसे इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। बना के प्रैक्टिस कर लेना भैया, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, बना लेना। अच्छा, तो ये चीज आ गई। इसके बाद अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एक पॉइंट स्पेस में आप एक पॉइंट कंसीडर करो, ये एक पॉइंट कंसीडर, इधर एक पॉइंट कंसीडर कर, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, क्योंकि ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो मुझको ये बता दे बस केवल इतना कि इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है वो कितना एंगल बना रही है स्पेस में, बता, कमेंट सेक्शन में बता कितना एंगल बना रही है। तो आंसर है
कि एक पॉइंट के चारों तरफ अगर आप एक स्फीयर कंसीडर करोगे, एक स्फीयर कंसीडर करोगे, तो आपको पता होगा क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल में कि एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है, 4 पाई एंगल बनता है, यानी कि 4 पाई एंगल बनता है। तो यहां से जो भी लाइन होगा उन लाइंस का एंगल कितना है, 4 पाई। अच्छा, कितना एंगल होगा, 4 पाई। ठीक है, अच्छा, अब ये एक चार्ज है बच्चों, यहां पर एक दूसरा चार्ज है, और ये चार्ज की लाइन पर ही ये चार्ज है, इस चार्ज की लाइन पर ही ये चार्ज है। तो इस चार्ज से जो लाइन निकलेगी, तो इस लाइन का ही जो फोर्स होगा वो इस चार्ज को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ये वाली लाइन का इफेक्ट नहीं करेगा, ये वाली लाइन का इफेक्ट नहीं करेगा। मैं कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल है, 4 पाई। तो तू केवल इतना बता दे एक लाइन पर कितना होगा, एक पॉइंट के चारों तरफ तो 4 पाई है, तो एक लाइन के कारण कितना होगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई। हाँ, तो इसलिए यहां पर हमारे जो ये वाले जो सेक्शन में यहां पर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 पाई आ जाएगा। अच्छा, ये चीज है। तो अब हमारा कांस्टेंट बनकर तैयार हो चुका है कि जो हमारा मीडियम का जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये कांस्टेंट के पीछे क्या स्टोरी थी, क्या फीलिंग थी, वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, एक फील दिलाया। मजा आया कि नहीं, बता कमेंट में बताना जरूर। अक्सर ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखा देते हैं और रट्टा मरवा देते हैं कि ये होता है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा आपको फील दिला दिया जाए कि एक्चुअल में ये ऐसा बना कैसे, यही क्यों बना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों बना। देख, तो अब हम यहाँ पर जो कूलम्ब कांस्टेंट है उसके स्थान पर क्या रखेंगे, तो आप ठीक समझ रहे हो, यहां पर हम रखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सुनो आगे की स्टोरी। अब ये जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है, ये आपको 3 तरह के मिलेंगे बच्चों। कितने तरह के मिलेंगे, 3 तरह के। ठीक है, 3 तरह के। एक दिखेगा आपको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, एक दिखेगा आपको एप्सिलॉन M, और एक दिखेगा आपको एप्सिलॉन R, एक दिखेगा आपको एप्सिलॉन R। अब ये जो एप्सिलॉन R होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है अभी बताएं, ठीक है। और ये आप कह सकते हो इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पहले साहब आपने एक्सपेरिमेंट 2 चार्जेस के बीच में फोर्स का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया वो कहां किया, स्पेस में किया या एयर में किया। तो एयर की परमिटिविटी तो साहब ये होती है, ये तो नहीं होती है। तो हम अपने फॉर्मूले में यहां पर क्या लगा लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। क्या लगा लेंगे भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला बन गया, ये होता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी होती है आपकी एप्सिलॉन M अपॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। देखो, इसको हम रब कर देते हैं। देखो, इसको हमने रब कर दिया। अच्छा, देखो, तो मैंने बताया ये कौन सी परमिटिविटी है, रिलेटिव। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ओके डन। ठीक है, तो यहां पर जो ये कौन सी परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, आगे चल के इसी का एक नाम रखेंगे हम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम बोला करेंगे K। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिख रहा है आपको, ये किसी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है, वही हमको रिलेटिव परमिटिविटी बताती है। तो कहीं हम एप्सिलॉन R दिखे या K दिखे, बात एक ही होती है। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी हमको बताती है कि आपने जो परमिटिविटी निकाली है वो किसी के रिस्पेक्ट में निकाली है, किसी के रिस्पेक्ट में निकाली है। ठीक है, अच्छा, किसी के रिस्पेक्ट में निकाली है। जैसे आपने 2 चार्ज लिए और उनको फ्री स्पेस में देखा कि उनके बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। कितने न्यूटन लग रहा है, 100 लग रहा है, मतलब अच्छा फोर्स लग रहा है। ठीक, अच्छा, अब जैसे ही आपने उन चार्जेस को उठाकर
पानी में डिप करा दिया तो आपने देखा कि फोर्स जो होता है ना वो 1/80 टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो 80 क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। 80 जो नंबर है वो क्या चीज है? रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा मटेरियल रखा 60 टाइम डिक्रीज हो गया, तो 60 क्या है? ओनली 60 की बात करो तो 60 क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। कैसे निकाली? पहले उसको देखा कि एयर में इतना फोर्स लगता है और जब उस मीडियम को डाला तो एयर की कंपैरिजन में इतनी टाइम डिक्रीज हो गया, जितनी टाइम डिक्रीज हो जाता है उस नंबर का नाम रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आई बात? तो ये जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं 10, 12, 80, 30 इस तरह से होते हैं जो बहुत कन्वीनियंट होते हैं। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है आपकी, ठीक है भाई? अच्छा, और इसकी डायमेंशंस नहीं होती है बच्चों, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, तो इसका यूनिट भी नहीं होता, इसकी डायमेंशंस भी नहीं होती। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने दो चार्जेस लिए, उनको फ्री स्पेस में रखा, उनके बीच हमने फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है? फोर्स एक्सपीरियंस किया तो हमको जो वहां पर परमिटिविटी मिली कि वो फ्री स्पेस में उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उसको कितना कम कर सकती है, कितना कम कर सकती है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी आपको अच्छे से याद रख लेनी बच्चों, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी होती है बच्चों? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और इसका आप यूनिट निकाल सकते हो, वो यूनिट मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगा। फिलहाल आप याद कर लीजिएगा, इसका यूनिट आ जाएगा ओके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो ये क्या होती है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। तो देख रहे हो आप, पॉइंट्स में आती है। अच्छा, मीडियम की परमिटिविटी आप निकाल सकते हो अगर आपको फ्री स्पेस की पता है। तो ये फ्री स्पेस की है, आप यहां रखोगे और रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला सर बना कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो बच्चों इधर आओ, इसको हम रफ कर देते हैं बच्चों, ठीक है? इसको रखा है, देखो हमने क्या किया, एयर में फोर्स निकाला। एयर में फोर्स कितना होता है साहब? एयर में फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर और स्पेस की परमिटिविटी को तो एप्सिलॉन नॉट कहना है बच्चों, और चार्जेस का नाम है Q1, Q2 और डिस्टेंस कितना रखा? r स्क्वायर। ये एयर में निकाला। अच्छा, अब इसी फोर्स को हमने कहाँ निकाला भाई साहब? मीडियम में निकाला साहब। तो मीडियम की परमिटिविटी कैसे लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम की परमिटिविटी, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इनको आपने डिवाइड कर दिया, FA अपॉन FM कर दिया, ठीक है? तो जो नीचे वाली टर्म्स है वो ऊपर चली जाएगी साहब, और ऊपर वाली टर्म्स है वो नीचे आ जाएगी, बाकी सब तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये भी एक वर्सेटाइल आपका फॉर्मूला बन गया कि एयर में फोर्स और मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू मीडियम की क्या बोलते हैं परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन इसी चीज का ही नाम हमने क्या रख दिया है? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, इसका एक चार्ट होता है, उसमें वैल्यूज रहती हैं, वो हम याद कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इसको पॉज करिए, उसको नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आगे की कहानी बताता हूं आपको। यहां पर अब अपन लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया, चलो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। इसको हम मिटा देते हैं। अब मैं आपको इसका यूनिट निकाल के बताता हूं। देखो यहां पर सबसे पहले तो हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बनेगा, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे बनता है। देखो तो देखो इसको मैं यहां ले गया बच्चों, तो एफ कहां जाएगा? नीचे। यहां पर चार्ज है Q1 Q2 अपॉन एफ r स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाइए, ये अपने पास है, तो इनकी वैल्यू हम रखेंगे। चार्ज का यूनिट आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कूलम होता है, 2 बार चार्ज है तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। साफ समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है? अब यहां से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं बच्चों। तो याद रखिए चार्ज की डायमेंशन होती है 80। कितनी होती है बच्चों? 80। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ML/T-2, ठीक है बच्चों? और लेंथ की क्या होती है? मीटर, तो L स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा भाई। L और L कितना है? 3 ऊपर जाएगा तो L 3 हो जाएगा माइनस का। T की पावर -2 है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और T की पावर प्लस का 2 ऑलरेडी है, तो T की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई साहब। और A की पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपका डायमेंशंस आ गया एप्सिलॉन नॉट का, ये आपका यूनिट आ गया किसका? एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है?
यानी कि परमिटिविटी का, कोई भी परमिटिविटी हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे मीडियम की हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, सबका यूनिट और डायमेंशन सेम ही होगा। लेकिन हाँ, मैंने से बाय मिस्टेक भूल गया कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन एब्सोल्यूट और इनका तो है, ठीक है। परमिटिव का यूनिट होता है लेकिन रिलेटिव का नहीं होता, क्यों? वो रिलेट किया गया। अरे भाई यार, तुम ये वाला यूनिट यहाँ रखोगे और वो यूनिट तुम यहाँ रखोगे तो कैंसिल होकर तो 1 ही आएगा ना, 1 आ गया ना, 1 तो एक नंबर है, तो इसलिए ये एक नंबर है। रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हमको एक चीज पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इसमें बच्चों, जैसे फॉर मीडियम कि दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे हैं तो उनके बीच फोर्स कितना होगा? तो Fm इक्वल टू कितना आएगा? देखिए 1/4 पाई, यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे? मीडियम की परमिटिविटी, क्यों मीडियम में निकाल रहा है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। अब Qm का मान आप यहां से निकाल सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो Qm का मान नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपका बच्चों? आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 होती है, मतलब इसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिव की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ 1 रख दोगे तो ये वही फॉर्मूला बन गया, वही फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसको रब कर, इसको पॉज करिए, पहले तो नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे देखिए इधर देखिए, इसको हम रब करते हैं पहले तो बच्चों। अब देखो, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है बच्चों, हाँ पता है। पाई की वैल्यू हमको पता है। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 9 × 10⁹ आएगी। 9 × 10⁻ कितनी आएगी? 9 आएगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, क्या इसका यूनिट होता है। कैसे निकालोगे? देखो, ये वाली क्वांटिटी को यही रहने दो, इसको यहां ले जाओगे और चार्जेस को नीचे ले जाओगे, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। चार्जेस नीचे जाएंगे तो कूलम स्क्वायर। तो ये जो आपका कांस्टेंट है बच्चों, उसका यूनिट क्या होता है? मतलब सॉरी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है, और उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख के आप इसका डायमेंशन भी बना लेना, ठीक है। लेकिन ये आपको अच्छे से रट्टा मान लेना है, इसको रट्टा मान लेना है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसमें हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन के स्थान पर हम क्या रखा करेंगे? 9 × 10⁹ रखा करेंगे। क्लियर है? ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनिए, यहां तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब आगे कहानी क्या है कि हमको पता है जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बताओ बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने क्या निकाला साहब? अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अभी हमने क्या निकाला बच्चों? मैग्नीट्यूड निकाला। क्या इसकी डायरेक्शन भी होती है? तो आंसर है यस, होती है। तो अब उसकी डायरेक्शन को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम समझते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। मजा आ जाएगा, ध्यान में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। और कभी कभी एज इट इज एनसीईआरटी नीट में भी काफी बार इसका इस तरह का न्यूमेरिकल आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है और उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके उसमें टिक करना होता है। तो आप ध्यान समझेंगे, सभी प्रकार के आपको वेक्टर फॉर्म में आपको सिखाऊंगा, जितने भी उसके मेथड होते हैं। चलिए अब उसको हम समझते हैं, इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, एक बार सीख लोगे मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसके लिए कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इधर देखिए, पहले देखो, अब ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। ये इस चार्ज पर, दोनों चार्ज कैसे हैं पहले ये बता? दोनों चार्ज लाइक है, लाइक चार्जेस। अच्छा, लाइक चार्जेस से कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा सकता है ऐसे, या फिर ये फोर्स ऐसे लगा सकता है, या फिर ये ऐसे लगा सकता है, या फिर ये ऐसे लगा सकता है, बता। तो आंसर है, या फिर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स ऐसे लगा सकता है, या फिर ऐसे लगा, ये वाला चार्ज ऐसे लगा सकता है, ऐसे लगा सकता है, ऐसे लगा सकता है, ऐसे लगा सकता है, या फिर ये वाला चार्ज इस चार्ज पर ऐसे फोर्स लगा सकता है, ऐसे। क्या पॉसिबल है? तो आंसर है ये और ये नॉट पॉसिबल। केवल ये वाली डायरेक्शन पॉसिबल है, दिस वे और दिस वे, या फिर दिस वे या फिर दिस वे। ये जो आप देख रहे हैं कुछ एंगल बनाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों,
याद रखिएगा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच जब फोर्स लगता है तो ये फोर्स ऑलवेज, ये वाला जो फोर्स है ऑलवेज इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही लगेगा, चाहे भले वो अट्रैक्टिव हो चाहे भले वो रिपल्सिव हो, चाहे भले वो अट्रैक्टिव हो चाहे भले वो रिपल्सिव हो। तो ये कंसेप्ट अच्छे से नोट करिएगा कि ऑलवेज एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में जो लाइन है उनके वहीं पर ये काम करेगा, वहीं पर काम करेगा, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं काम नहीं करेगा। क्लियर है? अब इधर देख, अब देख, अब इसको किस तरह से हम समझेंगे, इसका इंडिकेटर कैसे हम बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, फ्रॉम Q1 टू Q2, हम सपोज Q1 से कहां जा रहे हैं, Q2 की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस R का नोमेनक्लेचर हम करते हैं। तो Q1 से हम कहां जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। तो जिसकी तरफ हमने पॉइंट किया है, जिसकी तरफ हमने पॉइंट किया है उसको तो आपको पहले लिख लेना है, उसको तो आपको पहले लिखना है, और जहां से चले हैं उसको बाद में लिखना है, यहां से चले हैं उसको बाद में लिखना है। तो ये तो R को लिखने का तरीका है, ये किसको लिखने का तरीका है, R को लिखने का तरीका है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिखता फ्रॉम Q2 Q1, फ्रॉम Q2 Q1, तो पहले आप किसको लिखते, 1 को लिखते और फिर बाद में किसको लिखते, 1 को लिखते। तो इस तरह से हमने R का सिंबल बना लिया बच्चों, टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम। तो ये अच्छे से रट्टा मान लो, ये तुम्हें रट्टा मानना है कि पहले किसको लिखना है, टू को, फिर किसको लिखना है, फ्रॉम। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम Q1 टू 2, ठीक है, Q2। तो हम 2 की तरफ जा रहे हैं ना, तो पहले किसको लिखोगे, 2 को लिखोगे और फिर किसको लिखोगे, फ्रॉम, यहां से चले। क्लियर है? अच्छा, अब देख, अब बात आती है फोर्स की। किसकी बात आती है, फोर्स। तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये चार्ज सपोज प्लस है, ये भी कैसा है, प्लस है। तो ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा बच्चों। कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, लेकिन लाइन जॉइनिंग पे ही लगाएगा। तो ये जो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है बच्चों, ऐसे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहां पर इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो देख, ध्यान सुन, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा, तो जिस पर फोर्स लगे पहले उसको लिखना है, जिस पर फोर्स लगे पहले उसको लिखना है, और फिर जो लगा है, जिसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, उसको बाद में लिखना है। तो उसको यहां लिख देंगे और क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर, बस। तो फोर्स का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ऑन और बाय, बस। तो ये दो रट्टा मान लो अच्छे से। अब आप आराम से लिख सकते हो कि अच्छा, अगर इसको समझ गए तो इसका बताओ, इसका क्या होगा बताओ। अब इस चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि ये वाले चार्ज पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, तो पहले किसको लिखोगे, 1, और लगा कौन रहा है, 2, तो यहां पर 2 लिख दोगे। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि फोर्स का नोमेनक्लेचर कैसे करना है और R का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, बस। अब कुछ नहीं है। अब देखो, हम Q1 से कहां जा रहे हैं, Q2 जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो फोर्स कैसे लिखा जाएगा, तो फोर्स का सिंपली आपको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², बस। तो ये क्या चीज बताता है बच्चों, मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देख, तो दो तरह से हम लिखेंगे। चलो इसका नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, तो मैं इसको लिखता हूं, देखो, तो 2 1 और मैं कहां जा रहा हूं, फ्रॉम Q1 टू Q2। तो जहां पर अगर 2 1 है तो जहां पर भी आपको क्या कर देना है, 2 1 ही कर देना है। क्या कर देना है, 2 1, बस। ये हो गया खेल, बस कुछ नहीं है, हो गया, बस हो गया। अब बता, ये समझ में आया। तो फ्रॉम Q2 Q1, इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, तो इसके लिए बनेगा साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। या 1 2 है तो जहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, बस हो गया। अब इसमें ही काफी ज्यादा चेंज वो कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, देखो अब मैं तुम्हें आपको बताता हूं। आपने वेक्टर का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा फुल वेक्टर किसके बराबर होता है। तो फुल वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी कि एक फुल वेक्टर के पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है, उसके बाद एक डायरेक्शन होती है, इसलिए तो वो फुल वेक्टर है। पढ़ा है ना, ठीक है। तो अब भाई साहब यहां पर मुझे क्या लिखना है, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इसको रब कर देता हूं बच्चों में, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। इधर देखिए, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं बच्चों, 2 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही है ना।
आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, देखो यहाँ से हम इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दें, यूनिट वेक्टर में, तो ये फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो देखो, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, R21 कैप, इस तरह से मैंने इसको लिखा। अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है, मैंने इस तरह से, अच्छा एक मिनट रुको, कुछ गलती तो नहीं हो रही, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास है। अच्छा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। देखिए यहां पर अपन ने क्या लिया, फुल वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन के लिए यहां पर यूनिट वेक्टर लेना है आपको, यूनिट कैप क्या लेना है, यूनिट, तो यहां पर यूनिट वेक्टर आएगा। अब देखो, अब आ जाओ इधर, तो ये अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये अपने पास ऑलरेडी, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पर जो फुल वेक्टर है उसका क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। अब इस यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करके हम फुल वेक्टर में बदलेंगे, तो उसका टेक्निक क्या है, ये है। ठीक है, उसका टेक्निक क्या है, ये है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, माफ करना। आइए इधर देखिए, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो देखो ऐसा आएगा, ऐसा, इसको हम चेंज कर रहे हैं, देखो तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, फुल वेक्टर, तो फुल वेक्टर तो देखो 2 1 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो आर ही तो है इसका मैग्नीट्यूड। अब ये आर से आर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यू आ जाएगा, और जहां पर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको नए नए फॉर्मेट्स में। ठीक है, तो पहले आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, फिर आप इसको फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वन फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं वो थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो उसको भी सीख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो आइए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी वो वाला फॉर्म भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया। आइए उसको देखते हैं, इसको नोट करिए, पॉज करके नोट करिए। बच्चों अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर हम समझते हैं कूलाम्ब वेक्टर फॉर्म। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक चार्ज की पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक चार्ज की पोजीशन वेक्टर है कितनी, R2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, ठीक, कोई भी चार्ज कहीं पर रखा है तो किसी के रिस्पेक्ट में तो रखा है, और उसका रिस्पेक्ट बताने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी चार्ज की पोजीशन बता सकते हैं, वेलोसिटी बता देते हैं, एक्सेलरेशन बता देते हैं, वैसे ये है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहां पर हम इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। अच्छा सपोज ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो यहां पर हमको गिवन क्या है, तो गिवन है सर चार्ज वैल्यू गिवन है, ये तो स्केलर होते हैं तो वेक्टर नहीं लगेगा, ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा तो देखो, तो अगर ये दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव, और फोर्स कूलाम्ब फोर्स हमको कहता है अगर ये फोर्स लगेगा तो ये उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर लगेगा, तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन तो ये है, यानी कि इन्हीं लाइन पर लगेगा। अच्छा अब इन लाइन पर अगर लगेगा, और ये लाइन का बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो r को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, अगर आप Q1 से Q2 जा रहे हैं तो जिसकी तरफ जा रहे हैं 2 और चले हैं यहां से वहां पर 1। अच्छा इसके कारण इस पर फोर्स का नॉमेनक्लेचर बताइए कितना होगा, तो आप कह दोगे साहब इस पर फोर्स लग रहा है तो इसको लिखूंगा, जो लगा रहा है उसको यहां लिखूंगा। ठीक है भाई साहब, मजा आ गया। इधर बताओ, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो जिस पर फोर्स लगेगा सर पहले उसको लिखूंगा, जो लगाएगा उसको बाद में लिखूंगा। ठीक है साहब, मजा आ गया। ये क्या है, फुल वेक्टर है, यहां से यहां तक का पोजीशन इनके बीच का। ठीक है, इसी को तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, आपने वेक्टर के चैप्टर पढ़ा है। ठीक, अच्छा अब आपको पता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये होता है ना, ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, दिस R1 वेक्टर प्लस दिस 2 1 वेक्टर। हमको तो इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए साहब, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोलो ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो अब आ जाओ, तो हमें जो अपना फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का तो ये होता है साहब। अब इसी में अपन को क्या लिखना है, इसी में लिखना है अपन को 2 1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड तो जैसा का तैसा। अब यहां पर क्या है, R, और R का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना साहब, ये कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 है तो 3 लगा दो, और फुल वेक्टर ये है अपना कितना, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलम्ब्स लॉ आ गया पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पोजीशंस के बेसिस पर, तो आप लिख सकते हो। इसी का उल्टा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 2 करके, 1 2 करके लिखोगे तो आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा Q1 Q2, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, R1 यहाँ आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। डन, तो ये आ गया आपका, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपने वेक्टर फॉर्म भी सीख लिया कि उसको 3 तरह से लिखा जा सकता है, सिंपल फॉर्म में आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाता है, फिर उसको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये फुल वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक R मिलेगा एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पर Q हो जाएगा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपने देख लिया। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने कूलम्ब लॉ के बारे में सब कुछ जाना कि कूलम्ब लॉ होता कैसा है, वो किस तरह से काम करता है, उसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी बच्चों, तो उनको याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटिव कुछ फीचर्स और फिर हम करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल, मजा ही आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा। अगर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।